हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिगनर्स बैंक। आज जो क्लास हम आपके लिए लेकर के आए हैं फॉर द एग्ज़ाम ऑफ यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओएओ एंड एपीएफसी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास है क्योंकि आपने अभी तक इंडस्ट्रियल रिलेशन तो पढ़ लिया होगा, लेकिन हम इस पूरे वीडियो में इंडस्ट्रियल रिलेशन का रिवीजन करने वाले हैं। देखिए, मैंने इसको पार्ट 1 रखा है क्योंकि आप जानते होंगे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन का सिलेबस कोई बहुत छोटा सा सिलेबस नहीं है, थोड़ा बड़ा सिलेबस है। तो हो सकता है कि ये एक पार्ट में पूरा कंप्लीट ना हो, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि ये 2 पार्ट में कवर हो जाए। तो ये पहले पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं? पहले पार्ट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, हम इंडस्ट्रियल रिलेशन की थ्योरी को देखेंगे और थ्योरी को देखने के बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स को देखेंगे। तो आप जानते हैं कि बहुत सारे एक्ट्स हैं, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो गया, ट्रेड यूनियन एक्ट हो गया, स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट हो गया, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो गया, पेमेंट वेजेस एक्ट हो गया। तो बहुत सारे एक्ट हैं। तो अब इतने सारे एक्ट हम एक ही पार्ट में तो कवर नहीं कर सकते क्योंकि हमें थ्योरी को भी कवर करना है। इसलिए मैंने इसमें 2 पार्ट का प्रोविज़न रखा है फॉर द रिवीजन कि पार्ट 1 में हम सबसे पहले थ्योरी से स्टार्ट करेंगे और साथ के साथ इस पार्ट में थोड़े 1-2 एक्ट को भी कवर कर लेंगे। फिर बचेंगे सिर्फ हमारे पास एक्ट और एक्ट। तो जो बाकी जितने भी बचे हुए एक्ट हैं उसे हम पार्ट 2 में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये 2 पार्ट में आपका पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल रिलेशन कवर हो जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो इस वीडियो सीरीज़ को सिर्फ जो कि 2 ही वीडियो में आपका पूरा रिवीजन होने वाला है, इसे आप ज़रूर देखिएगा। अगर एग्ज़ाम से पहले चाहें तो आप 1 से 2 बार देख लें ताकि आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोनों के दोनों वीडियो होने वाले हैं, तो इन्हें आप ज़रूर देखिए। और हाँ, इसकी जो पीडीएफ अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो जो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर ये जो 2 पार्ट में हम रिवीजन करने वाले हैं इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलिए लेट नहीं करते, शुरू करते हैं। और आपका काम है सिर्फ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो मेरा ये जो एक तरीका है और इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है। पहले पूरा इसको अच्छे से रिवाइज़ किया, इसको पूरी सीरीज़ की तरह लिखा, फिर उसके बाद इसकी थ्योरी को अच्छे से सर्च करके लगाया एंड एक्ट को मैंने अच्छे से यहाँ पर फ्रेम किया है। आप देखेंगे कि हमने कैसे पूरी थ्योरी को कवर किया है, एक्ट को कवर किया है और साथ के साथ मैं आपको बहुत ही सिंपली समझाने भी जा रही हूँ। तो अगर ये थोड़ी सी मेहनत आपको दिख रही हो कि हाँ मैंने मेहनत की है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इंडस्ट्रियल रिलेशन की थ्योरी को देखेंगे। थ्योरी को कई स्टेज में बांटा गया है। तो देखिए, स्टेज 1 में हम वर्ल्ड वॉर जो हुई थी, वर्ल्ड वॉर के पहले का समय देखेंगे। तो पीरियड टू वर्ल्ड वॉर यानी वर्ल्ड वॉर से पहले का जो फेज़ है 1918 का जो फेज़ है, उसमें सबसे पहले एक एक्ट आया, अप्रेंटिस एक्ट 1850। ये ध्यान रखना है आपको। वर्ल्ड वॉर के पहले के समय में जो सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिलेशन की शुरुआत हुई यहाँ से, तो पहले कौन सा एक्ट आया? अप्रेंटिस एक्ट ऑफ 1850। इसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट लेबर एजिटेशन हुआ बॉम्बे में 1875 में और ये ऑर्गेनाइज किया गया एसएस बंगली के द्वारा। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। देखिए, एजिटेशन का मतलब होता है कि लेबर के बारे में पहली बार किसी ने कोई मुद्दा उठाया, कोई बात उठाई, एक चीज़ उठाई कि लेबर भी अपनी बात कह सके। क्योंकि उससे पहले तो आप जानते हैं कि गुलामी का फेज़ चल रहा था। ब्रिटिशर्स गुलामी की फेज़ में हम लोग थे, ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर गुलाम हमको बनाए हुए थे। तो ऐसी अवस्था में तो लेबर के बारे में कोई क्या ही सोचेगा और लेबर अपनी बात कैसे बोल पाएंगे, क्योंकि वो तो बेचारे बहुत दबे हुए उस समय पे थे। तो पहली बार फर्स्ट लेबर एजिटेशन यानी लेबर के बारे में मुद्दा उठाया गया बॉम्बे में 1875 में। और ये किसने उठाया? ये उठाया एसएस बंगली ने। तो ये नाम आपको जो है ध्यान रखना है। इसके बाद क्या होता है कि फर्स्ट फैक्ट्री कमीशन अपॉइंट किया जाता है और इस फर्स्ट फैक्ट्री कमीशन के अपॉइंटमेंट के बाद ही हमारा जो एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट, वो पास होता है 1881 में। तो जो ये स्टेज फर्स्ट में जो ये लगातार लाइन बाय लाइन घटनाएं चली हैं, आई होप कि बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको बताया है और आपको समझ में आ गया होगा। फिर स्टेज 1 में ही हम चल रहे हैं। तो स्टेज 1 में फिर क्या होता है कि बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन बनती है 1890 में। तो आप देख रहे हैं कि सन लगातार धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है, कैसे कैसे क्या क्या होता जा रहा है, हम इसको लाइन से समझते जा रहे हैं। तो बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन बना 1890 में और ये जो बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन बना, इसके बाद लेबर के लिए मूवमेंट स्टार्ट हो गई इंडिया में
कि लेबरों के लिए भी कुछ कानून बनाए जाए, कुछ नियम बनाए जाए। इस तरीके के मूवमेंट स्टार्ट हुए। और ये मूवमेंट स्टार्ट किए किसने? ये मूवमेंट स्टार्ट किए नारायण मेघाजी लोखंडे ने। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने जो एमसीक्यू क्लास भी आपकी इंडस्ट्रियल रिलेशन की थी उसमें भी मैंने आपको ये नाम बताया था और इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन भी बताया था। अगर आपने देखा है तो आई होप ये आपको याद होगा। और ये वही नारायण मेघाजी लोखंडे हैं जिन्होंने वीकली हॉलीडेज का एक सिस्टम स्टार्ट करवाया। यानी जो वीक में हमें अभी संडे मिलता है लेकिन जब ये स्टार्ट हुआ था तब ये संडे नहीं था। तब क्या था कि वीक में हमें आधे घंटे का जो हॉलीडे है वो ज़रूर मिलना चाहिए, हाफ एन आवर वीकली हॉलीडेज होना ही चाहिए। ये जो मुद्दा उठाया वो किसने उठाया? नारायण मेघाजी लोखंडे ने। और इसके बाद क्या हुआ कि अब लेबर की बात चल रही है, लेबर के लिए मूवमेंट्स उठाए जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में लेबर की एक मैगजीन आई, दीन बंधु। तो ये जो मैगजीन का नाम है ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब क्या होता है कि यहाँ तक हमने स्टेज 1 को कवर कर लिया। अब आती है हमारी स्टेज 2। स्टेज 2 का समय क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बीच का ये समय होता है, यानी 1914 से 1919 के बीच का समय होता है। और इस समय में क्या होता है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 इसका जन्म होता है। यानी यहाँ पर ये बनती है तो 19 में, यानी कि 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कि शॉर्ट में आप ILO बोलते हैं, ये बनती है। और ये बनती कैसे है? ये बनती है एक ट्रिटी के द्वारा। और वो ट्रिटी कौन सी होती है? वो ट्रिटी होती है ट्रिटी ऑफ वर्सलिस इन 1990। और इस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस ट्रिटी से बनती है, इससे पहले क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बनने से पहले अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन बनती है 1918 में। और फर्स्ट यूनियन बनता है मद्रास लेबर यूनियन 1918 में। किसके द्वारा? BP वोडिया के द्वारा। तो ये जो एक यूनियन बन रही है ये किसके द्वारा बन रही है, कैसे कैसे बन रही है, नाम आपको है ध्यान रखने। इसके बाद क्या होता है कि फर्स्ट टाइम कोई व्यक्ति भारत का, इंडिया का डिप्यूटेड किया जाता है एज रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ इंडिया टू इंटरनेशनल लेबर सेशन। ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, पहली बार इंडिया से कोई व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव बन रहा है इस ILO ऑर्गेनाइजेशन में। उसका नाम क्या है? उसका नाम है MN जोशी। और इसके बाद क्या होता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस IUTUC 1920 का जन्म होता है। यहाँ पर ये इस्टेब्लिश हो जाती है। अब इसके बाद क्या होगा कि जब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बन गई 1920 में, तो ये बनाई किसने? ये बनाई, इसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट रहे लाला लाजपत राय। और इसके बाद ही हमारा ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 आता है। मतलब इसी यूनियन के बनने के बाद ही ये एक्ट आता है। और इस एक्ट के बाद ही दूसरा एक्ट आता है, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929। तो ये जो एक क्रम है, एक जो क्रोनोलॉजी चल रही है, आई होप कि ये आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या होता है कि रॉयल कमीशन आता है लेबर के लिए। रॉयल कमीशन ऑन लेबर होता है 1928 में। और ये कौन लाता है? ये लाता है जॉन हेनली व्हिटली। जॉन हेनली व्हिटली के द्वारा लाया जाता है। और इसी रॉयल कमीशन के बाद एक्ट आता है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। क्योंकि जब कमीशन आया है तो लेबर के वेजेस की बात भी उठ रही है। तो लेबर के वेजेस की जब बात उठेगी तो फिर एक्ट निकल करके आएगा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के बाद ही ट्रेड डिस्प्यूट अमेंडमेंट एक्ट होता है 1938, जहां पर कंसिलेशन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है। कंसिलेशन ऑफिसर्स कौन ऑफिसर्स होते हैं? कंसिलेशन ऑफिसर्स वो ऑफिसर्स होते हैं, मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर है और कोई एम्प्लॉय है, अगर उनके बीच कोई झगड़ा हो जाता है, कोई लड़ाई हो जाती है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसे सुलझाने का जो काम करता है वो करता है कंसिलेशन ऑफिसर। और ये ऑफिसर की अपॉइंटमेंट किस एक्ट के थ्रू हुई? ये हुई ट्रेड डिस्प्यूट अमेंडमेंट एक्ट 1938 के बाद। अब स्टेज 3 आती है। स्टेज 3 ड्यूरिंग एंड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड होता है, यानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद और उसके दौरान ये स्टेज 3 चलती है, जिसमें इंडियन ट्रेड यूनियन लेबर फेडरेशन बनती है। और इंडियन ट्रेड यूनियन लेबर फेडरेशन किसके द्वारा बनाई जाती है? ये बनाई जाती है MN रॉय के द्वारा 1941 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम और बहुत ही इंपॉर्टेंट फेडरेशन जो आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद क्या होगा कि जब MN रॉय के द्वारा वो फेडरेशन बन गई तो इंडियन लेबर एक कॉन्फ्रेंस आती है। इस कॉन्फ्रेंस को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है ट्राईपार्टाइट नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस 1942। और ये जो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस है ये लाई क्यों गई? ये लाई गई है सोशल सिक्योरिटीज़ के मेजर्स के लिए, यानी सोशल सिक्योरिटी, समाज की सुरक्षा के लिए भी कुछ नियम एंड कानून बनाने चाहिए, कुछ रूल्स बनाने चाहिए। इसलिए ये इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस को लाया गया था। और ये लाया किसने था? BR अम्बेडकर ने। BR अम्बेडकर
के द्वारा ये कॉन्फ्रेंस लाई गई थी। उसके बाद इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947 बनती है, और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो बनती है वो बनती है गुलजारी लाल नंदा एंड सरदार पटेल के द्वारा। और इसी के बाद हिंद मजदूर सभा आती है 1948 में, और हिंद मजदूर सभा के बाद अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आप जानते होंगे कि हिंद मजदूर सभा के बाद ही प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनती है, और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी वही पार्टी है जिसे कि आज हम समाजवादी पार्टी के नाम से जानते हैं। और इसी समाजवादी पार्टी के बाद जन्म होता है भारतीय मजदूर संघ ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे कि शॉर्ट में RSS बोला जाता है। 1955 में ये बनती है। अब हमारी स्टेज 4 आती है, यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी अब स्वतंत्र हो गए हैं। अब ये सब जो हो रहा था ये तो स्वतंत्रता से पहले की घटनाएं थी, 1955 के समय की बात थी। अब इसके बाद क्या होता है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आता है 1948 में। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये जो सन है ये थोड़ा सा आगे पीछे होंगे, क्योंकि ये इंटरैक्ट होते हैं कि ये पहले डिसाइड हुआ बाद में बन के निर्मित हुई, इस तरीके की घटनाएं होती हैं। तो ये सन पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, किसके बाद क्या बना इस पर आपको फोकस करना है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आता है 1948 में। उसके बाद लेबर की एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बैठती है जिसको कि रेक कमेटी बोलते हैं 1949 में। और फाइनली फर्स्ट लेबर कमीशन आता है लेबर के ऊपर 1966 में, जो लाया जाता है जस्टिस PB गजेंद्र गढ़कर के द्वारा। ये नाम आपको ध्यान रखना है। और इस फर्स्ट लेबर कमीशन के बाद ही सेकेंड लेबर कमीशन आता है ऑन लेबर 1999 में, लेकिन ये बाद में इम्प्लीमेंट होता है। मतलब ये 1999 में सिर्फ प्रस्तावित हुआ था, सिर्फ कहा गया था कि इस कमीशन में कि ये करना चाहिए, बट ये किया नहीं गया। इस पर फोकस ध्यान कब दिया गया 2002 में। और ये सेकेंड नेशनल कमीशन जो लाया गया, ये किसके द्वारा लाया गया, रविंद्र वर्मा के द्वारा। और ये सेकेंड नेशनल कमीशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये वही लेबर कमीशन है जिसने रिकमेंड किया था कि जो लेबर कोड बहुत सारे हैं, 29 लेबर कोड्स हैं, इन्हें शॉर्ट करके हम 4 में कन्वर्ट करें, जो कि आप जानते होंगे कि 4 लेबर कोड अब हमारे बन चुके हैं बहुत सारे कोड्स को कंसोलिडेट करके। तो ये हमारी एक थ्योरी हो गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी, जो मैंने फर्स्ट रिवीजन में आपको बताई है। अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और हो सके अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत फैक्ट्स हैं हम भूल जाएंगे, तभी मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि कम से कम इसको 1 से 2 बार अब जरूर वीडियो को देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ एक्टों को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला एक्ट हम देखने वाले हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, देखिए डिस्प्यूट का मतलब होता है कोई भी लड़ाई झगड़ा, और इंडस्ट्रियल का मतलब होता है कि इंडस्ट्री में, तो जब अगर इंडस्ट्री में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाएगा तो वो किसके बीच हो सकता है, या तो इंडस्ट्री में जो व्यक्ति काम करने वाला है और एक दूसरा व्यक्ति काम करने वाला है, यानी इंप्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में, या फिर जो इंडस्ट्री को रन कर रहा है यानी इंप्लॉयर्स और काम करने वाला एम्प्लॉयज़ उसके बीच में, या फिर इंडस्ट्री में 2 व्यक्ति इंडस्ट्री को चला रहे हैं, पार्टनरशिप में इंडस्ट्री चल रही है, तो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में। सेक्शन अगर आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये जो एम्प्लॉयर्स आता है वर्ड, ये आता है सेक्शन 2G में। ये सेक्शंस अलग अलग सेक्शंस दिए होते हैं, जरूरी नहीं होता कि आपको ध्यान रखना है, बट चूंकि एग्जाम कभी कभी हार्ड लेवल का भी आ जाता है, इसलिए मैंने सेक्शन यहाँ पर सारे के सारे लिख दिए हैं। अब इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में हमें पढ़ना क्या है, मैंने बहुत ही रिवीजन के थ्रू बहुत शॉर्ट में समझाया। ये पूरी स्लाइड में आप जो भी देख रहे हैं यही है आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अब आप कहेंगे इतना छोटा सा कैसे, ये छोटा सा इसलिए है क्योंकि हमने इसको रिवाइज करना है। तो मैंने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में सारी की सारी डेफिनेशन के बारे में बताया गया है। आई होप कि अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे। तो जब सारी डेफिनेशन के बारे में बताया जाता है तो डेफिनेशन हमें अलग अलग है, तो वही हमने यहाँ पर कवर करनी है। सबसे पहली बात गई है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का वर्णन जो मिलता है वो मिलता है सेक्शन 2A में। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट होती है, देखिए आप जानते होंगे कि भारत में एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। तो जिस गवर्नमेंट के अंडर जो कैटेगरी आती है उसी कैटेगरी से रिलेटेड वो रूल बना सकती है। तो इंडस्ट्री भी कई प्रकार की होती है, तो इंडस्ट्री में जिस कैटेगरी में सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर रूल बना सकती है, एंड जिस कैटेगरी में स्टेट गवर्नमेंट आएगी उस पर स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है। इसी को बोलते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो कि आती है सेक्शन 2A में। इसके बाद बात होती है इस एक्ट में अवार्ड के बारे में। अवार्ड आता है सेक्शन 2B में। अवार्ड का मतलब होता है कि अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो जैसे हम जज के पास जाते हैं तो जज अपने जजमेंट देता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन में उस जजमेंट को अवार्ड बोलते हैं। तो अवार्ड कुछ नहीं है, अवार्ड है कि हम जब एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ डिस्प्यूट होने के बाद गया और जो भी ऑफिसर वहाँ पर निर्णय ले रहा है उसने अपना निर्णय सुनाया, जजमेंट दिया, उसको बोलते हैं अवार्ड। अवार्ड आता है सेक्शन 2B में। इसके बाद आता है क्लोजर। क्लोजर आता है सेक्शन 2C में। तो क्लोजर का मतलब होता है कि मान लीजिए एम्प्लॉयर जो है किसी कारण से जो अपनी इंडस्ट्री है, अपना इस्टेब्लिशमेंट है, उसको परमानेंटली बंद कर दे, परमानेंटली क्लोज कर दे, उसको बोलते हैं क्लोजर। फिर आएगा कंट्रोल इंडस्ट्री। कंट्रोल इंडस्ट्री आता है सेक्शन
डबल ई में। कंट्रोल इंडस्ट्री का मतलब होता है कोई ऐसी इंडस्ट्री जो यूनियन के द्वारा बनाई गई हो और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हो। दो बातें ध्यान रखनी है, यूनियन के द्वारा बनाई गई हो और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हो, उसी को बोलते हैं कंट्रोल्ड इंडस्ट्री। इसके बाद इसमें दो बातें ध्यान रखनी है, अगर कोई इंडस्ट्री सेंट्रल और स्टेट के अंडर आती है तो उसका जो हेड होगा वो होगा HOD यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, यानी उसमें जो भी प्रॉब्लम होगी उसका जो रिजोल्यूशन होगा, जो सॉल्विंग करने का काम होगा वो HOD का होगा। और अगर कोई लोकल अथॉरिटी में इंडस्ट्री चल रही है तो वो उसको सॉल्विंग करने का काम करेगा CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आई होप कि ये शॉर्ट चीज़ें हैं जो बहुत ईजिली आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में इंडस्ट्री का वर्णन आता है सेक्शन 2J में। और इंडस्ट्री तो आप जानते हैं कोई ऐसा इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर सिस्टमैटिक तरीके से काम हो रहा हो, जहाँ पर कोई प्रोडक्शन हो रहा हो, जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज का निर्माण हो रहा हो, उसी को हम बोलते हैं इंडस्ट्री। अब आता है ले ऑफ के बारे में। ले ऑफ का वर्णन सेक्शन 2KK में आता है। और ले ऑफ का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि एम्प्लॉयर ने किसी भी कारण से जो अपनी इंडस्ट्री है उससे काफ़ी एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है। निकाल दिया मतलब कि इसलिए नहीं निकाल दिया कि एम्प्लॉयज़ की कमी है कोई, या एम्प्लॉयज़ काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए निकाल दिया कि हो सकता है कि उसके पास अभी इतना मटेरियल नहीं है कि वो काम इतने लोगों से करा सके, या अभी उसके पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि वो इतना काम इतने सारे लोगों से करा सके, उसका काम कम ही लोगों में हो जाएगा, तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं ले ऑफ। इसके बाद आता है लॉकआउट। लॉकआउट आता है सेक्शन 2I में। लॉकआउट का मतलब होता है कि एम्प्लॉयर ने अपनी इंडस्ट्री को टेम्परेरी क्लोज कर दिया है। देखिए अभी हमने पढ़ा था क्लोजर था कि परमानेंट क्लोज कर दिया, और लॉकआउट होता है कि टेम्परेरी यानी 10 डेज 15 डेज के लिए। कोई भी कारण हो सकता है कि एम्प्लॉयर अभी इंडस्ट्री चलाने की हालत में नहीं है, वो इंडस्ट्री अभी रन नहीं कर सकता, कुछ भी कारण हो सकता है समथिंग, तो अगर वो कुछ समय के लिए यानी कुछ पीरियड के लिए बंद करता है तो उसे बोलते हैं लॉकआउट। अब हम बात करेंगे रिट्रेंचमेंट की। रिट्रेंचमेंट आता है सेक्शन 200 में। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है कि वही बात कि अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेंच कर दिया है यानी बाहर कर दिया है, लेकिन वो बाहर करना वैसे नहीं है कि अगर वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है तो वो रिट्रेंचमेंट नहीं है, अगर उसकी एज हो गई है तब उसको निकाल रहे हो तो वो भी रिट्रेंचमेंट नहीं है, और अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था और वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया इसलिए एम्प्लॉयर बाहर जा रहा है तो वो भी रिट्रेंचमेंट नहीं है, अदरवाइज आप निकाल रहे हो तो वो रिट्रेंचमेंट है। बहुत सिंपल और सरल भाषा में समझिए तो आपको समझ में आएगा। फिर आता है स्ट्राइक के बारे में। स्ट्राइक आता है सेक्शन 2Q में। स्ट्राइक का मतलब तो आप आराम से जानते होंगे कि अगर वर्कर्स एम्प्लॉयज़ किसी बात को लेकर संतुष्ट नहीं है एम्प्लॉयर की तो वो धरने पर बैठ जाते हैं, स्ट्राइक करने लगते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे जब तक आप हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे, तो वो होती है स्ट्राइक और वो आती है सेक्शन 2Q में। इसके बाद वेजेस की बात की गई है सेक्शन 2RR में। तो वेजेस मतलब होता है कि जो भी तनख्वाह एम्प्लॉयर के द्वारा सेट की गई है, जो भी तनख्वाह गवर्नमेंट के द्वारा सेट की गई है वो होता है वेजेस। और वेजेस के अंतर्गत क्या क्या आता है, एक आता है बेसिक पे, एक आता है डियरनेस अलाउंस। फिर आता है वर्कमैन की बात। वर्कमैन मतलब वही होता है कि जो व्यक्ति काम कर रहा है, चाहे वो क्लरिकल हो, चाहे वो मैनेजरिकल हो, चाहे वो स्किल्ड हो, चाहे वो अनस्किल्ड हो, सारे के सारे जो वर्क होते हैं वो वर्कमैन के अंतर्गत आते हैं। उसमें अप्रेंटिस को भी इंक्लूड किया जाता है। वर्क कमेटी की बात करें जो सेक्शन 3 में आती है। वर्क कमेटी वो कमेटी होती है जब मान लीजिए कि वर्कर्स के साथ मिलकर कोई कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी में वर्कर्स अपनी बात को रखते हैं, प्रेजेंट करते हैं, संयुक्त रूप से काम करते हैं, वो होती है वर्क्स कमेटी सेक्शन 3 में। फिर होती है कंसिलिएशन सेक्शन 4 में। कंसिलिएशन का मतलब होता है कि अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है वर्कर या एम्प्लॉयर के बीच में तो उसके बीच में सॉर्ट आउट कराने के लिए एक कंसिलिएशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, वही होता है कंसिलिएशन। इसके बाद होता है आर्बिट्रेशन सेक्शन 6 में। आर्बिट्रेशन का मतलब कुछ नहीं होता, सिर्फ इतना सा होता है कि मान लीजिए कंसिलिएशन के बाद बात गई और कंसिलेशन ऑफिसर ने कोई बात कही लेकिन वो बात अभी सुलझी नहीं है, मामला बहुत बड़ा है, तब वो बात जाती है आर्बिट्रेशन में। लेकिन आर्बिट्रेशन से पहले बात जाती है बोर्ड ऑफ कंसिलेशन में सेक्शन 5 में, यानी पहले कंसिलेशन के पास बात जाएगी। अगर कंसिलेशन के पास बात मान ली गई तो ठीक है, बात सुलझ गई, नहीं सुलझी तो बोर्ड ऑफ कंसिलेशन के पास बात जाएगी। अगर बोर्ड ऑफ कंसिलेशन के पास भी बात नहीं सुलझी तो आर्बिट्रेशन के पास बात जाएगी। और यदि आर्बिट्रेशन के पास भी बात नहीं सुलझ रही, मामला बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जो कि ऐसा होता नहीं, बट अगर हो जाता है तब बात जाती है एजुडिकेशन में, जो कि सेक्शन 7A 7B में आती है, जहां पर भी सॉर्ट आउट करने की बात ही होती है, क्योंकि हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पढ़ रहे हैं, यानी डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने की बात ही की जाती है। और एजुडिफिकेशन में जो भी अवार्ड दे दिया जाएगा, अवार्ड मतलब जो भी जजमेंट दे दिया जाएगा वो फिर मानना पड़ेगा, क्योंकि वो लास्ट एक स्टेज है। तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, आई होप कि आपको बहुत सिंपल तरीके से रिवाइज हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। अगर सारी की सारी डेफिनेशन मैंने कवर कर ली है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट एक्ट पे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट एक्ट पे हम बात करेंगे ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। देखिए ट्रेड यूनियन एक्ट का मतलब क्या होता है कि ट्रेड यूनियन एक्ट में एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है और ये एम्प्लॉयज़ यानी जो वर्कर हैं वो मिलकर आपस में एक ट्रेड बना लेते हैं, एक आपस में मिलकर एक यूनियन बना लेते हैं और उसका एक हेड बना देते हैं। अब इसमें कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता? अगर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में कोई है तो वो ट्रेड यूनियन एक्ट में अप्लाई नहीं कर सकता। अगर ऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में है तो वो ट्रेड यूनियन एक्ट में अप्लाई नहीं कर सकता। और अगर कंपनीज एक्ट 1956 जो कि अब कंपनीज एक्ट 2013 हो गया है, अगर उसमें कोई व्यक्ति है ऑलरेडी तो वो ट्रेड यूनियन में अप्लाई नहीं कर सकता। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक रजिस्ट्रार को अपॉइंट करती है ट्रेड यूनियन में, ताकि ट्रेड यूनियन में एक रजिस्ट्रार अपॉइंट होगा कि जो भी वर्कर आपस में मिलकर ट्रेड यूनियन बना रहे हैं तो उसके रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एक रजिस्ट्रार होना चाहिए और वो रजिस्ट्रार को अपॉइंट कौन करेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इसमें बस इंपॉर्टेंट रूल आपको ध्यान रखने हैं कि ट्रेड यूनियन तो सीधी सी बात हो गई कि इंप्लॉयज़ के द्वारा मिलकर एक यूनियन बनाई जाती है, उसे बोलते हैं ट्रेड यूनियन। लेकिन ट्रेड यूनियन बनाने के लिए कुछ क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना। तो क्राइटेरिया क्या होगा कि अगर किसी इंडस्ट्री में 7 या इससे ज़्यादा वर्कर काम करते हैं तो वो ट्रेड यूनियन में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कम से कम 10% मेंबर्स हो और या फिर 100 मेंबर हो वर्कमैन के, जो भी कम हो इनमें से 10% हो या फिर 100 हो। मतलब बहुत सारे लोग में से 10% या तो कर दिया जाए या फिर टोटल 100 कर दिया जाए। अगर उतने मेंबर किसी इंडस्ट्री में हैं तो उसको ट्रेड यूनियन में अप्लाई करना होगा। ये जो बातें हैं ये आपको ध्यान रखनी है, यही मेन रूल है ट्रेड यूनियन में। अदरवाइज तो आप जानते होंगे कि ट्रेड यूनियन का सीधा सा मतलब होता है एम्प्लॉयर का मिलकर एक एसोसिएशन बनना। मगर एक बात को ध्यान रखना है कि अगर एम्प्लॉयर भी कोई एसोसिएशन बनाता है तो वो भी ट्रेड यूनियन है, लेकिन वो एम्प्लॉयर का ट्रेड यूनियन बोला जाएगा या एम्प्लॉयर का एसोसिएशन बोला जाएगा। और अगर एम्प्लॉयज़ का है तो एम्प्लॉयज़ का ट्रेड यूनियन बोला जाएगा, एम्प्लॉयज़ का एसोसिएशन बोला जाएगा। मोस्टली जो कंसिडर किया जाता है वो ट्रेड यूनियन एम्प्लॉयज़ का कंसिडर किया जाता है, इसीलिए ये रिप्रेजेंट करता है एम्प्लॉयज़ को। तो हमने 2 एक्ट कवर कर लिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एंड ट्रेड यूनियन एक्ट। चलिए थर्ड एक्ट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड एक्ट हमारा है इंडस्ट्रियल रिलेशन स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल एक्ट है और बहुत ही 2-3 लाइनों में आपका कवर हो जाएगा। रिवाइज कर रहे हैं तो हमें 2-3 ही लाइनों में कवर करना है। पहली बात कि इंडस्ट्रियल रिलेशन स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक ऐसा स्टैंडिंग ऑर्डर बनाइए कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए। यानी देखिए आपने कंपनी में एम्प्लॉयज़ रख लिए हैं, लेकिन उनकी कंडीशन कैसी होनी चाहिए? वो अच्छे से काम कर पा रहे कि नहीं पा रहे, उनको पानी की व्यवस्था, उनको वॉशरूम की व्यवस्था, उनको लंच की व्यवस्था, उनको हॉलीडे की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही? कंडीशन ठीक तो है ना काम करने की? तो ये कंडीशन को डिफाइन करने के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर बनाए जाएंगे। बस सीधी सी बात है, स्टैंडिंग ऑर्डर बनाने। तो अब ये एक्ट अप्लाई कौन कौन कर सकता है? देखिए कोई भी इंडस्ट्री जहाँ पर 100 या 100 से ज़्यादा लोग काम करते हैं वो इस स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में अप्लाई करेंगे। ये कंपलसरी है कि इतने अगर लोग हैं तो आपको अप्लाई करना ही होगा, एम्प्लॉयर को करवाना होगा इस स्टैंडिंग ऑर्डर में। और ये स्टैंडिंग ऑर्डर बनाएगा कौन? बनाएगा भी एम्प्लॉयर, क्योंकि एम्प्लॉयर ही का तो काम है ना कि भाई आपने रखा हुआ है तो आपके यहाँ की कंडीशन कैसी होनी चाहिए ये डिसाइड तो आप ही करोगे। अब इसमें आएगा क्या क्या? पहली बात एक्सप्रेस करेगा रिटन कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की और मेंटेन करेगा सेट ऑफ रूल्स फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी। अगर रूल्स आपके सारे बने हुए हैं तो काम अच्छे से होगा, काम अच्छे से होगा तो प्रोडक्टिविटी इन्हेंस होगी। अब इसमें क्या क्या होता है? एक सर्टिफाइंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। सर्टिफाइंग ऑफिसर या तो लेबर कमिश्नर हो सकता है या तो रीजनल कमिश्नर हो सकता है, या अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी व्यक्ति को नोटिफाई कर दे सर्टिफाइंग ऑफिसर बनने के लिए तो वो बन सकता है। तो सर्टिफाइंग ऑफिसर कौन कौन बन सकता है? आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब इस स्टैंडिंग ऑर्डर में एक ड्राफ्ट बनाया जाएगा। भाई हम रूल्स बना रहे हैं कि कंडीशन कैसी होनी चाहिए, तो रूल्स बनाने के लिए एक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। ड्राफ्ट आपको बनाना है जब भी आपने इस एक्ट में अप्लाई कर लिया, उस एक्ट के 6 महीने के अंदर अंदर आपको ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा जो भी इस्टेब्लिशमेंट है। और सर्टिफिकेशन मिलेगा कैसे? सर्टिफिकेशन जब आपने अप्लाई कर दिया मान लीजिए, तो सर्टिफाइंग ऑफिसर क्या क्या देखेगा कि वो सर्टिफिकेट दे दे? वो ये देखेगा पहले तो वो ट्रेड यूनियन अगर आपके यहाँ बनी हुई है किसी भी उस इंडस्ट्री में, तो उस इंडस्ट्री में पहले ट्रेड यूनियन के पास वो स्टैंडिंग ऑर्डर ड्राफ्ट भेजेगा। अगर मान लीजिए कि ट्रेड यूनियन नहीं बनी उस इंडस्ट्री में तो जो वर्कमैन है उसके पास वो सर्टिफिकेट भेजेगा। और जब जो वर्कमैन या ट्रेड यूनियन 15 दिन के अंदर बिना ऑब्जेक्ट के इसको पास कर दे, यानी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी रूल्स बनाए हैं एम्प्लॉयर ने उसको स्वीकार है कि मुझे सारे रूल्स मान्य हैं, तो सर्टिफिकेशन मिल जाएगा सर्टिफाइंग
ऑफिसर के द्वारा। अब ये रूल ऑपरेशन में कब आएगा? ये रूल ऑपरेशन में आएगा जब ये आप अप्लाई करोगे तो उस अप्लाई करने के 30 डेज के अंदर एक्सपायर होने से पहले ये रूल ऑपरेट हो जाना चाहिए। और इस रूल का जो ड्राफ्ट बनाया जाएगा वो किस लैंग्वेज में बनाया जाएगा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ पे फंस जाते हैं। तो लैंग्वेज ध्यान रखिएगा, या तो इंग्लिश होनी चाहिए या फिर ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो कि मेजॉरिटी अंडरस्टूड करे। मेजॉरिटी मतलब मेजॉरिटी किसकी? एम्प्लॉयज़ की, वर्कमैन की। वर्कमैन ज़्यादा काम करने वाले हैं, तो वर्कमैन अगर ज़्यादा हैं और वो जिस भाषा को अच्छे से समझ सकते हैं, या तो उस पर ड्राफ्ट बनाइए या फिर इंग्लिश में ड्राफ्ट बनाइए, अदरवाइज आप किसी और लैंग्वेज में ड्राफ्ट को नहीं बना सकते। तो ये था स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट का एक रिवीजन, जो बहुत ही मैंने सिंपली तरीके से आपको बताया है। अगर आप इस तरीके से बना लेते हैं अपनी कॉपी में तो आपके लिए जो रिवाइज करना है बहुत ईजी हो जाएगा। नहीं तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन जरूर कर लें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ के साथ अगर हो सके तो इस वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार ज़रूर देखिए। चाहे तो थोड़ी सी क्या नाम है, स्पीड को इंक्रीज़ कर लीजिए ताकि आपका जो ये रिवाइज़ है ये अच्छे से हो जाए। अभी तो मैंने सिर्फ थ्योरी को और कुछ रूल्स को ही, कुछ एक्ट को यहाँ पर कवर किया है। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें सारे के सारे एक्ट जो बचे हुए हैं हम उसे कवर करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और देखिए अब आपके पास सिर्फ 15 दिन बचे हैं। 15 दिन में अगर आप लेना चाहें तो एपीएफसी के लिए कंप्लीट पीडीएफ पैकेज हमारे चैनल पर मिल रहा है आपको। इन सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको मिल जाएगी मात्र 499 में। और ईओ के लिए अगर आप लेना चाहें तो इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी और स्कीम्स की आपको पीडीएफ मिल जाएगी मात्र 399 में। अगर आप लेना चाहें तो मुझसे ईमेल पर संपर्क करें। ईमेल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।